हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हैं। 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के ऊपर काफी बातचीत की। इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में मैं कैटलिस्ट और एंजाइम्स के बारे में बातचीत करूंगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट और कैटालिसिस पे ये फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर का नाम है कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस ना। इसमें एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज क्या, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? 1835 में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले है ना कैटलिस्ट वर्ड का यूज किया था। बर्जीलियस ने सबसे पहले कैटलिस्ट वर्ड का यूज किया था। ठीक है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन को फास्ट या तो फास्ट बना देते हैं, आमतौर पे फास्ट ही करते हैं, एक्सलरेट कर देते हैं रिएक्शन को, या फिर डी एक्सलरेट कर देते हैं रिएक्शन को, और खुद ना केमिकली और ना क्वांटिटेटिवली। केमिकली मतलब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी तरह का चेंज नहीं आता, प्लस जितना अमाउंट आप शुरू में लेके चलते हैं कैटलिस्ट उतना ही लास्ट में मिलता है। क्वांटिटेटिवली और केमिकली कोई चेंज नहीं आता। तो मैं कह सकता हूं कैटलिस्ट is a substance which accelerates or deaccelerates or retards a reaction and remains chemically and quantitatively, मतलब उसकी क्वांटिटी भी नहीं बदलती, and quantitatively unchanged रह जाता है। इसके कई एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, जैसे है ना KClO3 है, इसको अगर आप KCl और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहते हैं तो आपको हीट करना पड़ेगा, और इसका टेम्परेचर लगभग 653 केल्विन से लेकर है ना लगभग आपको 873 केल्विन के आसपास रखना होगा। ठीक है, 873 केल्विन के आसपास रखना होगा, तब ये होगा रिएक्शन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन हो जाए बड़े ही इजीली लो टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होगा। हाई टेम्परेचर पे ये फास्ट हो जाता है क्योंकि लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगती है ना। या फिर आप इस रिएक्शन को एक्सलरेट कर सकते हैं, अगर आप MnO2 डाल दीजिए तो ये बहुत तेजी से टूटने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर MnO2 जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इट्स एक्टिंग एज कैटलिस्ट। MnO2 रिएक्शन के एंड में जितना आपने शुरू में लिया था उतना ही एंड में आपको फिर से मिल जाएगा, और इसके फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। याद रखिएगा कि कैटलिस्ट जो है कभी भी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये रिएक्शन को एक्सलरेट करते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या, कैटलिस्ट कितने तरह की कैटालिसिस, कैटलिस्ट के एक्ट करने के तरीके को या प्रोसेस को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिसिस मींस द प्रोसेस इन विच बाय विच a catalyst works by which a catalyst works is called catalysis. ठीक है, अब कैटालिसिस क्या होता है? कैटलिस्ट के काम करने का, द प्रोसेस बाय विच अ कैटलिस्ट वर्क्स इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है, अब कैटालिसिस दो तरह की हो जाएगी। ठीक है ना, कैटालिसिस दो तरह की होती है। कैटालिसिस या कैटलिस्ट के काम करने का तरीका दो तरह का हो जाता है। ठीक है, एक होमोजीनस कैटालिसिस और दूसरा हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अगर मैं कहूं कि होमोजीनस कैटालिसिस या होमोजीनस कैटलिस्ट है ना क्या होता है ना, तो जब भी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज यानी स्टेट सेम हो, हम उस कैटलिस्ट को होमोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं, उस प्रोसेस को होमोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, whenever the phase of catalyst and reactant
is same, then the process is called homogeneous catalysis, और उस कैटलिस्ट को क्या कहेंगे? होमोजेनस कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड होमोजेनस कैटालिसिस एंड catalyst is called homogeneous and catalyst is called homogeneous catalyst कहा जाएगा, पहली बात, ठीक है। ऐसे यहां पे क्या हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के लिए भी सेम उसी से मिलता जुलता डेफिनेशन हो जाएगा, क्या कि when the phase of reactant is not equal to phase of क्या कैटलिस्ट के फेज से मैच नहीं करता, तो इस तरह की कैटालिसिस को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहा जाएगा। और इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहा जाएगा। इसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मेरे पास कई सारे, है ना, होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस के कई सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अब होमोजीनस अगर कैटालिसिस की बात करिएगा तो आप याद रखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड जब भी ऑक्सीडाइज होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, है ना, सभी लोग गैस होते हैं, यहाँ पे, है ना, NO गैस जो है वो कैटलिस्ट का काम करती है। अब NO गैस जो कैटलिस्ट है वो भी गैसियस फेज में है और सारे रिएक्टेंट भी क्या है, गैसियस फेज में है, तो इस कैटालिसिस को हम लोग होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। या आप जानते हैं कि किसी भी ईस्टर को आप ले लीजिए, ईस्टर इथाइल एसीटेट है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। आप इसमें लिक्विड स्टेट में एक्वस H2SO4 ले लीजिए, एक्वस, क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस होता है वाटर से रिएक्शन, H इधर जुड़ जाता है, OH यहां जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CO, यहां पे OH जुड़ जाएगा, आई एम सॉरी, यहां OH जुड़ेगा, यहां पे H जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहां H जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये भी लिक्विड स्टेट में है, तो मैं कह सकता हूं कि ये होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप, है ना, ये हो गया, इसी तरह आप जो है हेटेरोजेनस कैटालिसिस के भी कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अमोनिया जो बनता है हेबर्स प्रोसेस से, है ना, उसमें हम आयरन को कैटलिस्ट लेते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नाइट्रोजन गैसियस है, हाइड्रोजन गैसियस है, लेकिन आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में, आयरन यहाँ सॉलिड है, जबकि यहाँ सारे रिएक्टेंट्स जो है वो किस फेज में है, गैसियस फेज में है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट अलग फेज में है और कैटलिस्ट अलग फेज में है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सेम, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है सल्फर ट्राइऑक्साइड के में, है ना, ये रिएक्शन में, है ना, अगर होमोजेनस कैटालिसिस का केस होता है तो आपका NO गैस जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, कैटलिस्ट का काम करती है। लेकिन अगर आप, है ना, चाहें तो इसको प्लैटिनम से भी कैटलाइज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, लेकिन प्लैटिनम जो है वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में मौजूद होगा, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि है ना, कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, जैसे अमोनिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये रिएक्शन आता है ना, 4 अमोनिया प्लस 5 O2 चेंजेस इनटू, है ना, 4 NO, ठीक है, 4 NO प्लस 6 10 है ना, 4 यानी बचे 6 और 12, 6 H2O में चेंज कर जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आप देखेंगे प्लैटिनम जो है ना, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। इसी तरह से जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, है ना, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको हाइड्रोजन से ट्रीट कर दिए तो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड
हाइड्रोजन गैशियस और निकल जो है वो सॉलिड है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्टेंट का फेज इन दोनों से मैच नहीं करता है ना, और ये दोनों रिएक्ट करके वेजिटेबल घी बनाते हैं या वनस्पति घी बनता है ना, वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, तो ये भी यहां पे भी वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होगा, हाइड्रोजन गैसियस होगा और निकल जो है ना वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। और ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना, किस चीज का, जो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। ठीक है ना, क्योंकि इसके फेस मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पे मैंने आपको ये समझाया कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं और कैटालिसिस किसे कहते हैं, और ये भी बताया कि कितनी तरह की कैटालिसिस होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस विद एग्जांपल। अब अगली चीज क्या है, आइए देखें कितने तरह के कैटलिस्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 4 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, है ना, नेमली पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट और ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं 4 तरह के कैटलिस्ट को। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली हम लोग कैटलिस्ट को समझते हैं, एक्चुअली उसका सही नाम जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है, वही पुराने एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे SO2 गैसियस है, O2। अगर आप चाहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को के ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करें तो आप इसमें जो है NO को गैसियस फेज में ले सकते हैं, कैटलिस्ट का काम करेगा। या आप चाहते हैं कि हेबर्स प्रोसेस जो है अमोनिया के बनने का प्रोसेस, अगर ये एक्सेलरेट कर जाए तो आयरन उसमें कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, इस तरह के कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। दूसरी चीज क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को रिटार्ड कर देते हैं या ये रिएक्शन को डी एक्सीलरेट करते हैं, दे डी एक्सीलरेट द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन को डी एक्सीलरेट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि H2O2 जो लैब में रखी है वो धीरे धीरे H2 और ऑक्सीजन में ना डिसोसिएट हो, तो आप उसमें हल्का सा, भाई ये जो रिएक्शन है ना ये होता रहता है। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन होते रहते हैं और धीरे धीरे जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज करता रहता है। तो अगर ये ना करे इसलिए हम हल्का सा उसमें है ना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डाल देते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है और इस रिएक्शन को बहुत डीएक्सीलेट कर देता है। या फिर आप इसकी जगह पर ग्लिसरॉल भी डाल सकते हैं, है ना, ग्लिसरॉल भी डाल सकते हैं। ऐसे ही है ना क्लोरोफॉर्म जो लैब में रखा रहता है बॉटल, वो एकदम अप टू द ब्रिम भरा होना चाहिए, नहीं तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन गैस घुस जाएगी तो है ना एक पॉइजनस गैस बनना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप फॉस्जीन गैस बनना शुरू हो जाएगा क्लोरोफॉर्म को, अगर आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो है ना COCl2 प्लस HCl गैस बनना शुरू हो जाएगी और ये फॉस्जीन गैस जो है वो पॉइजनस होती है, पॉइजनस होती है। तो ये काफी पॉइजनस गैस है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना हो तो इसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाल दीजिए। इथाइल अल्कोहल नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा और क्लोरोफॉर्म को डिकम्पोज होने से बचाएगा। ऐसे ही आपको मैं बताऊं, पुराने जमाने में जब इंजन्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं होते थे तो पेट्रोल की वजह से इंजन में नॉकिंग जो होती थी, ठीक है, इस नॉकिंग रिएक्शन को कम करने के लिए
हम लोग टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हुए, TEL है ना, TEL इज टेट्रा इथाइल लेड, इथाइल लेड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा PbEt होल 4, या आप कह सकते हैं PbC2H5 होल 4। ठीक है, ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। ये जितने भी है ना जो नॉकिंग रिएक्शंस होते हैं है ना, उनको रिड्यूस कर देता है इंजन में। ठीक है ना, TEL reduces the knocking reaction of petrol, उसको डीएक्सलरेट कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे नेगेटिव कैटालिसिस के। अगर आप चाहते हैं कि सल्फ्यूरस एसिड जो है ऑक्सीडाइज होके सल्फ्यूरिक एसिड में ना चेंज करे, तो आप उसमें हल्का सा फिनॉल डाल सकते हैं लैब में, है ना, इससे ये रिएक्शन डीएक्सलरेट हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, जो बेंजाल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड में इजीली ना चेंज हो, ठीक है, बड़ी आसानी से ना अगर चेंज होने देना चाहते हैं, तो आप इसमें हल्का सा क्विनॉल डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हल्का सा क्विनॉल डाल सकते हैं, इससे रिएक्शन जो है बेंजाल्डिहाइड का बेंजोइक एसिड में चेंज होना स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये सब चीजें जो है नेगेटिव कैटालिसिस में आ गई। ठीक है, अब अगली चीज क्या, अगर मैं कहूं कि अगली चीज है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, या पहले ऑटो कैटलिस्ट देखते हैं। ऑटो कैटलिस्ट, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, नेक्स्ट चीज ये समझा जाए। तीसरी चीज है ऑटो कैटलिस्ट। जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करने लगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहने लगते हैं। उस प्रोडक्ट को हम ऑटो कैटलिस्ट कहने लगते हैं। तो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, वेन एवर प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग एज कैटलिस्ट, है ना, अगर एक रिएक्टेंट का जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट की तरह ही एक्ट करने लगे, तो है ना, दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है, इट्स कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो व्हेनेवर प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन स्टार्ट एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, जब भी किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट स्वयं कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लगे, तो हम उसको ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो शुरुआत में तो स्लो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे है ना जो प्रोडक्ट बनता जाता है तो रिएक्शन रैपिडली उनका स्पीड बढ़ता जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और प्रोडक्ट अगर वही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनने पर रिएक्शन बहुत तेजी से कैटलाइज हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट में क्या कह सकता हूं, सेकेंड पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि है ना, these reactions are initially very slow, but become rapid as the time passes, तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ना, ये रिएक्शंस रैपिड होते जाते हैं। ऑटो कैटलिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल मेरे सामने हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एक अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए आप ईस्टर ले लीजिए, CH3COO है ना, C2H5 इथाइल एसीटेट ले लिया आपने वाटर के प्रेजेंस में, है ना, एसिड के प्रेजेंस में आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसकी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में ये क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH बनेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ H2SO4 लेने का मकसद क्या है, H प्लस यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है ना, हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं इसे। इसका सही नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो याद रखिए एसिड के द्वारा कैटलाइज्ड है, और प्रोडक्ट साइड भी आपको क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, ये एसिटिक एसिड है।
ठीक है, तो एसिड मिलने से ये रिएक्शन और भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा और ज्यादा तेजी से होने लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड भी हमें क्या कैटलिस्ट के रूप में एक एसिड मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट खुद भी एसिड है और एसिड यहां पे इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है, तो प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट का काम करने लग रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन कहे जाते हैं, और इस तरह के कैटलिस्ट जो है ऑटो कैटलिस्ट कहे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आर्सेनिक हाइड्राइड जो है ना, ये जब भी टूटता है ना, आर्सेनिक में और हाइड्रोजन में चेंज होता है। ठीक है, तो याद रखिए यहां पे आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक और हाइड्रोजन में चेंज होता है, तो यहां पे आर्सेनिक जो है ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि आर्सेनिक जो है ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कि और भी बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, जैसे KMnO4 जो है वो जब भी ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करता है ना, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, हमें क्या मिलता है? MnSO4 मिलता है, प्लस CO2 मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पर ये जो Mn प्लस K2SO4 भी मिलेगा, K2SO4 भी मिलेगा। यहां पर MnSO4 जो है वो यहां पर ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है MnSO4। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ना अब तक 3 तरह के कैटलिस्ट देख लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नहीं 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट तक समझा दिया मैंने। लास्ट चीज बच जाती है क्या? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। आइए इसे भी समझ लेते हैं। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कोई एक केमिकल स्पीशी नहीं है कैटलिस्ट के रूप में, यहां पर पूरा एक रिएक्शन कैटलिस्ट का काम करता है। तो चौथी बात क्या होगी? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है समझिए। मान लीजिए एक रिएक्शन है, A चेंजेस टू प्रोडक्ट, ये होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस। दूसरा रिएक्शन है B चेंजेस टू प्रोडक्ट, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब ये अलोन होगा, अकेले होगा, जब ये भी अकेले होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ होने दें, ठीक है ना, अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को क्लब कर दीजिए, एक साथ होने दीजिए, तो दोनों रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, यानी पहली बात क्या मैंने बताई यहां पे, फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि A चेंजेस टू प्रोडक्ट स्पॉन्टेनियसली हो रहा है अकेले, B चेंजेस टू प्रोडक्ट भी अकेले हो जा रहा है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर A changes to product is clubbed with B changes to product, then both of them become spontaneous. ठीक है, then both of them become spontaneous. ठीक है, spontaneous together, एक साथ दोनों। एक तो spontaneous पहले भी था, उसमें कोई बात नहीं, कोई नई चीज नहीं है। पहले तो ये spontaneous था, अभी भी है, लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस था वो भी अब स्पॉन्टेनियस हो गया, जो B चेंजेस टू प्रोडक्ट है वो भी स्पॉन्टेनियस हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला वाला रिएक्शन है वो दूसरे वाले रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो जब भी कोई एक पूरा रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे, हम उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? whenever a reaction acts as catalyst for other reaction, whenever a reaction acts as catalyst for other reaction, the reaction is called induced catalyst, and phenomena is called induced कैटालिसिस। ठीक है, इस फेनोमेना को हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहेंगे। ठीक है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहेंगे। और इस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा, उस रिएक्शन को
हम लोग इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं उनमें से एक दे देता हूं आपको, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा। अब एकदम बिल्कुल इसी तरह का सोडियम सल्फाइड जो है का ऑक्सीडेशन, ठीक है, सोडियम सल्फाइड जो है वो अकेले ऑक्सीडाइज कर जाता है सोडियम सल्फेट में, ये स्पॉन्टेनियस है, जब अकेले होगा तब भी। ठीक है, और सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनेट में जल्दी चेंज नहीं करता है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब अकेले होगा तो, अलोन होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप, है ना, इन दोनों रिएक्शंस को क्लब कर दीजिए, है ना, लेट इट बी रिएक्शन वन एंड दिस बी रिएक्शन 2। लेकिन क्या, जब रिएक्शन 1 इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन 2 इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बट व्हेन दे आर क्लब टुगेदर, इन दोनों को जब हम एक साथ कर देते हैं दोनों स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। ठीक है, लिख सकता हूं, है ना, व्हेन रिएक्शन 1 एंड reaction 2 are clubbed, then reaction 2 becomes spontaneous, ठीक है, reaction 2 becomes spontaneous। ठीक है, और हेंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, यहां पे पहला रिएक्शन जो है वो दूसरे रिएक्शन के लिए ऑटो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट समझा दिए। आइए अब समझते हैं कि इनहिबिटर्स और प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स जो हैं किसे कहते हैं समझा जाए। एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन की परफॉर्मेंस एनहांस करता है, ठीक है, और कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को एनहांस करने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स कहते हैं। तो प्रोमोटर्स आर बेसिकली substances which enhance the performance of a catalyst। ठीक है, कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं। ठीक है, एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कई सारे इसके एग्जांपल्स दे सकता हूं। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, जैसे अगर आप हेबर्स प्रोसेस की बात करिए तो नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया। इसमें याद रखिए कि आयरन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जबकि मोलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर है। ठीक है, मोलिब्डेनम जो है वो कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप, है ना, और एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि, है ना, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो वो वेजिटेबल या वनस्पति घी में, है ना, चेंज कर जाता है, वनस्पति घी कहते हैं, जिसको आम बोलचाल में डालडा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी निकल जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि कॉपर जिसमें जो डालते हैं वो प्रमोटर का काम करता है, वो इस रिएक्शन को, है ना, तेज बनाता है। ठीक है, तो निकल के परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, तेज कर देता है, तो कॉपर यहाँ पे प्रमोटर हो गया। मिथेनॉल बनाने का एक तरीका ये भी है क्या कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराइए, है ना, ट्वाइस कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्वाइस H2 चेंजेस इनटू CH3OH। ठीक है, CH3COOH, CO एक ही ले लीजिए, CH3, हाँ ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मिथेनॉल बना सकते हैं। मिथेनॉल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केमिकल भी है। इसमें जिंक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जिंक ऑक्साइड की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम क्रोमिक ऑक्साइड ले लेते हैं, Cr2O3, जो कि यहां पर प्रोमोटर की तरह काम करता है, प्रोमोटर की तरह काम कर जाता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज प्रमोटर की तरह काम कर जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया प्रमोटर का। अब दूसरी चीज क्या,
एक और चीज होता है ठीक इसका उल्टा, उल्टी चीज को हम इनहिबिटर कहते हैं, है ना, या कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, या एंटी कैटलिस्ट कहते हैं, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, है ना, उसको हम लोग, है ना, इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। या देखिए तो नेक्स्ट चीज क्या है, कैटालिटिक पॉइजन कहिए या इनहिबिटर कहिए, इनहिबिटर कहिए, कैटालिटिक पॉइजन कहिए या इनहिबिटर कहिए या एंटी कैटलिस्ट कहिए, एंटी कैटलिस्ट कहिए, ये सब एक ही चीज है। कोई भी ऐसा केमिकल जो 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 कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर दे, हम उनको, है ना, इन नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस मैं लिख सकता हूं, जो लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं मैं उनके लिए लिखता भी हूं ताकि मेरी स्पीड आपके स्पीड के साथ, है ना, कोहेरेंस में हो। तो एनी सब्सटेंस विच decreases the performance of a catalyst is called catalytic poison, is called कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है। तो कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कई सारे कैटालिटिक पॉइजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस में ही अगर आप, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे तो इट एक्ट्स एज कैटालिटिक पॉइजन। आयरन जो है वो कैटलिस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह H2S भी ले लें या H2S ले लें, तो ये लोग जो है ना, पॉइजन का काम करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन, है ना। और यहाँ पर फोर्स ये कैटलिस्ट का काम करता है और हेबर प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरह का है। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस की सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो, है ना, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है, ठीक है ना, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस जो है वो यहां पर कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन इस रिएक्शन को अगर आप चाहते हो कि, है ना, इस रिएक्शन में अगर आप चाहते हो कि कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस कम हो जाए, तो यहां पे आर्सेनिक सल्फाइड मिलाना पड़ेगा। आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो कैटालिटिक पॉइजन का काम करेगा, ठीक है, एक्ट्स एज कैटालिटिक, है ना, पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से, है ना, इसी तरह से नेक्स्ट चीज क्या, और भी सैकड़ों इसके, है ना, एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जो है ना, वो रोजेनमंड रिएक्शन है। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, आप जानते हैं कि, है ना, एसिड क्लोराइड है, अगर आप इसको हाइड्रोजन और पैलेडियम से ट्रीट करेंगे तो ये, है ना, मीथेन तक चला जाएगा, ये एल्केन तक रिड्यूस होकर पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप इस कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को कम कर देंगे, ठीक है, पॉइजन कर देंगे, तो ये मीथेन तक जाने के पहले ही एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप इस कैटलिस्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट है और पैलेडियम जो है वो कैटलिस्ट है, इस पैलेडियम कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को कम करने के लिए हम पॉइजन के रूप में बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन के रूप में बेरियम सल्फेट यूज करते हैं। और ये बेरियम सल्फेट जो है ना, पैलेडियम की परफॉर्मेंस को कम कर देता है। तो ये एसिड क्लोराइड रिड्यूस होके एल्केन पहुंचने के बजाय बीच में ही एल्डिहाइड पर रुक जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि एल्डिहाइड रिड्यूस होके फिर अल्कोहल और अल्कोहल रिड्यूस होके एल्केन बदलने चाहिए, ऐसा होता है ना। लेकिन, है ना, आप एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड पे ही रुक जाते हैं, अल्कोहल और एल्केन पे नहीं जाते, क्योंकि आपने कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर दिया है ना, उसकी परफॉर्मेंस को कम कर दिया है पॉइजन डाल के, कैटालिटिक पॉइजन डाल के, ठीक है। तो रोजेनमंड रिएक्शन भी, है ना, में भी हम कैटालिटिक पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने एक फेमस रिएक्शन है सबाटियर-सैंडरसन रिडक्शन देखा होगा, जिसमें आप, है ना, किसी भी इथेन को अगर आप निकल के प्रेजेंस में, इथीन को निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट कर रहे हैं और मान लीजिए ये बन रहा है ना, इथेन बन रहा है, तो आप इसकी भी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकते हैं अगर आप, है ना, यहाँ पे कैटलिस्ट जो है निकल इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, और इसकी परफॉर्मेंस को आप डिक्रीज कर सकते हैं अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड या सिल्वर के वेपर्स इस्तेमाल करें, ठीक है। सिल्वर के वेपर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए ये दोनों जो है
ये दोनों जो है वो कैटालिटिक पॉइजन का काम करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको एक प्रमोटर क्या होता है और कैटालिटिक पॉइजन किसे कहते हैं या इनहिबिटर किसे कहते हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको समझो। ठीक है, पहली चीज क्या, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और रिएक्शन में केमिकली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज रहता है ना। मैं क्या कह सकता हूं, कैटलिस्ट नेवर participates in a chemical reaction and remains unchanged chemically and quantitatively। ठीक है, क्वांटिटेटिवली भी अनचेंज रह जाता है। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कैटलिस्ट जो है उसको अगर आप पाउडर कर दीजिए और फाइनली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो है ना नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जो है ना बढ़ जाती हैं, तो कैटालिसिस बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा जब मैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पे बातचीत करूंगा। अभी फिलहाल इतना जानिए कि है ना फाइनली dividing a catalyst enhances its परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, enhances its परफॉर्मेंस। ठीक है, अगली चीज क्या, कैटलिस्ट हमेशा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लगता है। ठीक है ना, कैटलिस्ट जो है हमेशा बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लगता है किसी भी रिएक्शन में, है ना। कैटलिस्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है ना, तो बहुत ही कम अमाउंट में ये लगता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे जहां पे है ना कैटलिस्ट रिएक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है ना, भले ही वो प्रोडक्ट में फिर से रिप्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि नेट रिएक्शन में उसको कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में वो रिएक्टेंट का काम करता है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट से प्रभावित होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए हाइड्रोलिसिस है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस है, वो एसिड कैटलाइज्ड होती है, मैंने अभी कई बार इसको बताया। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड होती है। ठीक है, कैटलिस्ट रिएक्शन के शुरुआत में लगेगा और फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, दोबारा बन भी जाएगा। नेट आप किसी भी वक्त देखेंगे तो जितने कैटलिस्ट खपते हैं उतने कैटलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। यहां पे क्यों, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, इस ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो मुझे कहना चाहिए कि जनरली, नॉट ऑलवेज, कैटलिस्ट इज जनरली रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, पर वहां कैटलिस्ट की क्वांटिटी ज्यादा रखनी होगी जहां पे कैटलिस्ट रेट इक्वेशन में मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि ये जब ज्यादा रहेगा तभी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो ठीक है, आमतौर पर जनरली कैटलिस्ट की क्वांटिटी कम लगती है। किसी भी रिएक्शन में थोड़ा भी कैटलिस्ट डाल दीजिए तो वो चीरकालीन तक, है ना, इटर्निटी तक, बहुत लंबे समय तक, चीरकाल तक जो है ना रिएक्शन को कैटलाइज करता रहता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शन है इसका, अगर किसी रिएक्शन में के रेट इक्वेशन में कैटलिस्ट आ जाए तो वहां उसकी क्वांटिटी आपको ज्यादा चाहिए ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहे। ठीक है, चौथी चीज क्या, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को
कि शुरुआत नहीं करते, ठीक है ना, इनिशिएट नहीं करते। कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट अ रिएक्शन, इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमेशा जो है ना किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। हाँ, करता क्या है ये किसी भी रिएक्शन के होने का तरीका बदल देता है, मैकेनिज्म बदल देता है। जैसे मान लीजिए कि बिना कैटलिस्ट के किसी रिएक्शन को होने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मान लीजिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। विदाउट कैटलिस्ट मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं जिसमें ए इज चेंजिंग टू बी। कैटलिस्ट डाल देने पर क्या होगा, हो सकता है कि ए सी में और सी बी में कन्वर्ट हो जाए, तो ए बी में नेट नेट कन्वर्ट होगा, लेकिन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो घट जाएगी। अब आपको कम एनर्जी लग रही है कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। तो पहले एनर्जी ज्यादा लग रही थी ए से बी में बदलने में, कैटलिस्ट ने रिएक्शन को 2 स्टेप में तोड़ दिया, अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम लग रही है, ठीक है। तो विथ कैटलिस्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है, विथ कैटलिस्ट ऐसा हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा कि कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, बल्कि वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को बदल देते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट घट जाए और रिएक्शन फास्ट हो जाए। इस बात को भी लिख सकते हैं, कैटलिस्ट change the mechanism of a reaction. Catalyst change the mechanism of the reaction. Catalyst change the mechanism of the reaction of a reaction, and catalyst change the mechanism of a reaction and decrease the requirement and decrease the requirement of activation energy, hence enhancing the rate of reaction. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाता है, एनहांस हो जाता है, ठीक है। 4 बातें बताई मैंने कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैटलिस्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं, दे आर वेरी, कैटलिस्ट बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। मतलब क्या, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन चेंजेस इनटू अमोनिया, आयरन कैटलिस्ट है, तो आयरन जो है के अलावा आयरन सिर्फ इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, तो आयरन किसी और रिएक्शन को जनरली कैटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट जनरली एकाध ही रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और उनके अलावा किसी और रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते, बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एक रिएक्शन के लिए एक अपना कैटलिस्ट होता है। तो जनरली कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। Generally catalysts are specific in nature, ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है, रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट चीज क्या है ना, कैटलिस्ट जो है कभी भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले तो इसे समझिए। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, ए चेंजेस टू बी, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहिए और इसको बैकवर्ड रिएक्शन कहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पर रेट नाप रहा हूं टाइम के साथ। अब होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे जैसे ए इसमें चेंज कर रहा है, ए की वैल्यू घट रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा भी आपने काइनेटिक्स पढ़ा है तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के फॉरवर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो के बैकवर्ड इनटू बी होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये ए इसमें चेंज करता जा रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, ए घटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटना शुरू कर देता है। बी बनना शुरू हो रहा है, बी की क्वांटिटी बढ़ रही है, बी बढ़ने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। शुरुआत में बी 0 था, है ना, शुरुआत में बी 0 था, इसलिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 था, ये बढ़ना शुरू होता है। दोनों आकर किसी एक जगह पर क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। जहां पर दोनों मिलते हैं हम कहते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ क्या, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तो ए का घटना तेजी से घटेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेजी से घटेगा। ए अगर तेजी से
गायब हो रहा है तो बी बहुत तेजी से बनेगा, बी बहुत तेजी से बनेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बहुत तेजी से होगा। तो होगा क्या है ना कि कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट डालने पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रैपिडली घटेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रैपिडली बढ़ेगा। तो हो सकता है कि दोनों बहुत जल्दी इक्वल हो जाए। तो दिस इज टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम विद कैटलिस्ट एंड दिस इज टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने पर इक्विलिब्रियम अटेन करने के समय में चेंज आ जाता है, पर इक्विलिब्रियम का नेचर नहीं बदलता। नेचर मतलब यहां पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, तो क्या सीखा मैंने सीखा कि कैटलिस्ट जो है वो कभी भी किसी रिएक्शन का, किसी इक्विलिब्रियम का नेचर नहीं बदलता, यानी उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। हाँ, लेकिन एक फर्क पैदा करता है, टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को कम कर देता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है, एंटी कैटलिस्ट है, तो इस टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को बढ़ा देगा। तो मैं लिख सकता हूं कैटलिस्ट don't disturb an equilibrium, they just decrease the time of attainment of equilibrium. They just decrease the टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कितना टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम के अटेनमेंट में, उसको चेंज कर देता है। तो यहां पे मैंने लगभग 6 आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं कैटलिस्ट के बारे में। 2 प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है, उसको भी जाना जाए। कैटलिस्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को भी चेंज नहीं करता, यानी जो रिएक्शन जैसे हो रहा है वैसे ही होगा, उसकी सारी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वही के वही रह जाएंगे। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ना, 6th है ना, 7th पॉइंट, क्या मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, ये A चेंजेस टू B, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन है, ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी में चेंज है। ठीक है, ये A इज चेंजिंग टू B, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट डाल देने पे हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में हो रहा हो, लेकिन अगेन आप पाएंगे क्या है ना, हो सकता है कि 2 स्टेप में हो रहा हो, लेकिन आप अगेन पाएंगे कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना, या एंथैल्पी चेंज है, वो विदाउट कैटलिस्ट और विथ कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट के साथ, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये सेम हो जाएगा, सेम होगा, ये विथ कैटलिस्ट है। तो मैंने क्या सीखा, मैंने अभी अभी सीखा कि अगर आप जो है कैटलिस्ट डालें चाहे ना डालें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज नहीं होते। ठीक है, मैं कह सकता हूं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इसलिए नहीं चेंज होता क्योंकि रिएक्शन नहीं बदलता है, नेट रिएक्शन वही रहता है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो कि है ना स्टेट फंक्शंस होते हैं वो नहीं बदलते। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा जी चेंज, ठीक है ना, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मोल्स, चेंज इन टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, है ना, रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू कैटलिस्ट। तो किसी भी कैटलिस्ट से ये बिल्कुल भी अनचेंज रह जाते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये 7वीं बात। 8वीं बात क्या, हर कैटलिस्ट का काम करने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, काफी है। ठीक है, एक कैटलिस्ट का के काम करने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। ठीक है, तो याद रखिए कैटलिस्ट गिव maximum performance at an optimum temperature
ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, कैटलिस्ट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही दिया करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कैटलिस्ट की देखी। कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन में अनचेंज रहता है, फाइनली डिवाइडेड लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, छोटी सी क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये भी सीखा कि कैटलिस्ट जो है वो है ना आपके मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बदल देता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, पर है ना कभी भी रिएक्शन को शुरुआत नहीं करता। मैंने ये भी बताया आपको कि कैसे एक कैटलिस्ट जो है ना वो टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को तो बदलता है, पर इक्विलिब्रियम के नेचर को अनचेंज रहने देता है। ये भी मैंने बताया आपको कि कैटलिस्ट से जो है जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं, उनका चेंज रिएक्शन के दौरान विदा कैटलिस्ट के या विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। और ये भी बताया कि कैटलिस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ना मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब इस लेक्चर में मुझे लगता है कि बस इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने काफी बातचीत की। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं अलग अलग एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के बारे में, कैसे कैटलिस्ट के काम करने का क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये सारे रिएक्शंस जो कैटलिस्ट के थ्रू होते हैं होते कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। एंजाइम्स के बारे में जानेंगे और तरह तरह के प्रोसेसेस और उनके कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।